नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो वैल्यू एडेड पेपर है स्वच्छ भारत, उसकी वन शॉट क्लास को। यानी एक ही क्लास में हम पूरी यूनिट्स को 1 से लेकर 4 तक सारी को सारी डिस्कस करेंगे। और ये आपका सिलेबस है, बहुत ही आसान सा सिलेबस है और बहुत ही अच्छा वाला पेपर यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है। और वैसे हमने इसकी सारी सेपरेट क्लास पहले से ही अपलोड कर रखी है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेपरेट क्लासेज है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसाइज कर देंगे चीज़ों को। वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आप डिटेल में भी देखना चाहते हो तो इनको भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अब बात करते हैं अपन वन शॉट क्लास की, और शुरू से हम चर्चा करेंगे यूनिट फर्स्ट की। और एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। तो करते हैं शुरुआत फर्स्ट यूनिट से। बैकग्राउंड क्या है, यानी कि हमें क्यों जरूरत पड़ी थी स्वच्छ भारत अभियान की, क्यों क्यों लाना पड़ा स्वच्छ भारत अभियान। इंडिया हैज लॉन्ग स्ट्रगल्ड विद पुअर सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन अवेयरनेस हार्मिंग हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड डिग्निटी। यानी भारत एक लंबे समय से खराब स्वच्छता, खुले में शौच जाना और स्वच्छता जागरूकता की कमी जैसे से कमी से क्या कर रहा था, जूझ रहा था। जिसके कारण स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर और हमारी जो रेपुटेशन है, यानी कि जो हमारी हाइजीन को लेकर जो हमारी इमेज है इंडिया की, उसको क्या पहुंच रहा था, उसको नुकसान हो रहा था। टू एड्रेस दिस, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत अभियान टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन सैनिटेशन एंड हाइजीन। और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने स्वच्छता और स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, जिसको SBA स्वच्छ भारत अभियान कहा जाता है, SBA शुरू किया था। यानी कि भारत एक लंबे समय से खराब स्वच्छता की, साफ सफाई नहीं है, हाइजीनिक नहीं है चीज़ें, हेल्थ इससे प्रॉब्लम हो रही। तो इस समस्या से निपटने के लिए स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया। भारत में स्वच्छता का विकास कैसे हुआ। इंडिया कंटिन्यूड एफर्ट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए प्रयास जारी रखे हैं। हाउएवर रूरल एरियाज स्टिल फेस्ड मेजर सैनिटेशन प्रॉब्लम। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वच्छता जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बाई 2014 ओनली 39% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैड ए टॉयलेट फैसिलिटी। यानी 2014, क्योंकि 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो 2014 तक केवल 39% ग्रामीण घरों में ही क्या हुआ करता था, शौचालय सुविधा होती थी। इसलिए वहां पर ज्यादातर लोग खुले में ही शौच जाते थे। दिस लैक ऑफ सैनिटेशन अफेक्टेड वुमेन चिल्ड्रन हेल्थ कंडीशंस द मोस्ट। और इस वजह से स्वच्छता की कमी थी और इससे ज़्यादा असर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। सीइंग दिस अर्जेंसी, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव लाइक द स्वच्छ भारत मिशन टू सॉल्व दिस इश्यू। और इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसी एक नई पहल शुरू की थी। इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन। यानी स्वच्छ भारत अभियान का परिचय क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इसको लाया गया। द स्वच्छ भारत अभियान इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीनेस मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता आंदोलनों में से एक है। इट रिप्रेजेंट्स ए मास मूवमेंट दैट एनकरेज्ड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग ए क्लीनर एंड हेल्दियर इंडिया। यह एक ऐसा जन आंदोलन है जिसने देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और स्वच्छ भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी आज आप भी देखते हो, आप नगर पालिका एरिया में रहते हो तो मॉर्निंग में गाड़ी आ जाती है नगर पालिका वाली, एक अच्छा सा गीत सुना के आपको सुबह सुबह जगाती भी है। तो ये 2014 से ही इस तरीके की प्रैक्टिस हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग डिटेल की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में आपसे बहुत सारी डिटेल इस तरीके की पूछी जाने वाली है। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कब हुआ। द मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014। यानी कि ऑन 2 अक्टूबर 2014 द मिशन वाज लॉन्च्ड। यानी कि क्योंकि गांधी जी के विचारों से ही ये प्रभावित है, अम, तो उस उन्हीं की गांधी जयंती को याद में रख स्मरणार्थ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। लॉन्च्ड बाई किसने किया था, उस टाइम के हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। दैट वाज इनिशिएटेड द मिशन। नरेंद्र मोदी ने ये मिशन इनिशिएट किया था, उनकी तरफ से ये लॉन्च किया गया था। और इसको ऑपरेट कौन करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओवरसीज द मिशन ऑपरेशन। यानी जल शक्ति मंत्रालय इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, चलाता है। और सिंबलिज्म क्या है, द मिशन सिंबलाइज महात्मा गांधी विजन ऑफ क्लीनेस। और ये मिशन का जो सिंबलाइज है वो महात्मा गांधी का जो स्वच्छता को लेकर जो दृष्टिकोण था उसको सिंबलाइज करता है।
विजन एंड ऑब्जेक्टिव, अब इसके क्या दृष्टिकोण है, क्या इसके उद्देश्य है इस मिशन के। टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन बाय एंश्योरिंग एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टॉयलेट, पहले तो ये श्योर करना कि हर घर में एक शौचालय की सुविधा हो, ताकि खुले में शौच को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। प्रमोट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ठोस और तरल जो कचरा प्रबंधन है उसको क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। स्प्रेड अवेयरनेस टू एनकरेज स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग क्लीनेस, स्वच्छता के संबंध में जागरूकता फैलाए और व्यवहार में लोगों के परिवर्तन लाए। अब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का मतलब यहाँ पर ये है कि लोगों को हाइजीन और सैनिटेशन की आदतें डेवलप की जाए, कि हमें कचरा हर कहीं नहीं फेंकना है, हमें डस्टबिन में ही डालना है, हमें खुले में शौच नहीं जाना है, हमें घर पे टॉयलेट बनाकर उसी को ही यूज करना है, इस तरीके की आदत को चेंज करना। एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक जवाबदेहिता को प्रोत्साहित किया जाए। क्रिएट ए क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बनाए, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, और यही इसका क्या है, विजन भी है, इसका दृष्टिकोण भी है। इन बातों को देखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ क्लीनेंस, स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपको छोटे बड़े क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी प्लेस्ड क्लीनेस एंड सैनिटेशन एट द कोर ऑफ हिज सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, महात्मा गांधी ने स्वच्छता और सफाई को अपने सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का मूल माना था। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रू फ्रीडम फॉर इंडिया मस्ट इंक्लूड नॉट ओनली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड सोशल हाइजीन। गांधी जी के अनुसार भारत के लिए सच्ची आज़ादी में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का होना बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता का भी उत्थान होना शामिल होना चाहिए। यानी गांधी जी चाहते थे कि देश राजनीतिक तौर पे तो स्वतंत्र हो, साथ ही में दोस्त देश व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पे साफ सफाई और स्वच्छता को भी क्या करे, उससे भी वह उसको भी आत्मसात करे, यानी कि गंदगी से बाहर निकल के आए। अगला है कोर टीचिंग्स ऑफ गांधी जी ऑन क्लीनेंस, स्वच्छता पर गांधी जी की मुख्य शिक्षाएं क्या है। क्लीनेंस इज नेक्स्ट टू गॉडनेस was not just a slogan for Gandhi, it was a way of life, यानी स्वच्छता ईश्वरीय भक्ति के बाद आती है। गांधी जी के लिए सिर्फ नारा नहीं था बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका था। He believed that internal purity यानी spiritual cleanliness and external purity यानी physical environment are deeply connected। उनका मानना था कि आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता का आपस में गहरा संबंध है, यानी हम अंदर से ही शुद्ध नहीं होते कि अपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, हमने पूजा पाठ किया, हमने इबादत वगैरह की और हम अंदर से शुद्ध हो गए और बाहर हमने गंदगी फैला रखी है। तो उनका मानना था कि आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता दोनों का आपस में क्या है, डीपली कनेक्शन है। गांधी कंसिडर्ड मैनुअल क्लीनिंग ऑफ वेस्ट एंड टॉयलेट्स ए डिग्निफाइड जॉब एंड अपोज टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन अनटचेबल्स बीइंग फोर्स्ड इनटू सच रोल्स। गांधी जी कूड़े और शौचालयों की हाथ से सफाई को एक सम्मानजनक काम मानते थे और अछूतों को ऐसी भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर करने के जाति आधारित भेदभाव का विरोध करते थे। यानी उनका ये कहना था कि जाति आधारित भेदभाव नहीं होकर, ऐसे नहीं कि जो सफाई कर रहे हैं कूड़े की या शौचालयों की हाथ से, उनको हीन नहीं समझा जाए उनका, बल्कि ये एक सम्मानजनक काम है कि वह देश को साफ करने में एक्टिवली भूमिका निभा रहे हैं। तो ये उनका एक विचार था और इन विचारों से हमें ये सीख मिलती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के घटक क्या है, तो देखो स्वच्छ भारत अभियान 2 लेवल पे चलता है, एक तो चलता है ग्रामीण और एक चलता है शहरी, यानी एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। तो हम दोनों को ही देख लेते हैं। पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत रूरल यानी स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। फोकसेस ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, बिहेवियर चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन विलेजेस, गाँव में शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन पर इसका ध्यान केंद्रित है। टारगेट्स ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस फॉर रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण भारत को खुले में शौच से क्या किया जाए, मुक्त बनाया जाए, ये इसका लक्ष्य है। यानी ओडीएफ, ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ओडीएफ या व्हाट डू यू मीन बाय ओडीएफ प्लस, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। यानी खुले में शौच करना, डेफिकेशन का मतलब होता है शौच करना, ओपन का मतलब खुले एरिया में, तो ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच करना, और फ्री मतलब खुले में शौच करने से मुक्त। तो ओडीएफ का मतलब होता है ऐसे गाँव जहाँ पर सारे लोग टॉयलेट्स यूज करते हैं, खुले में कोई शौच नहीं करता। तो ये
ओडीएफ बनाना रूरल इंडिया को, ये इसका टारगेट था या इसका लक्ष्य था। अब बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कंपोनेंट का, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। एम्स एट इम्प्रूविंग सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन स्लम्स एंड टाउन्स। इसका उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों और कस्बों में स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे में क्या लाना था, सुधार लाना है। प्रमोट्स डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड अर्बन कंपोजिटिंग कंपोस्टिंग। घर घर जाकर कचरा संग्रहण करना, स्रोत पर ही पृथक करना और शहरी कंपोस्ट बनाने को बढ़ावा देना। तो आप देखते होंगे आज जो घर घर गाड़ी आती है मॉर्निंग में, तो वह डोर टू डोर कलेक्शन करने आती है, प्लस सेग्रीगेशन, गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं। तो ये जहाँ पे कचरा पैदा होता है वहीं पर इसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है और इसके शहरी कंपोस्ट बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है कि कचरे को इस तरीके से यूज में लिया जाए कि उससे या तो रिसाइकलिंग हो या फिर उससे खाद वगैरह बनाई जाए। तो ये इसके मेन कंपोनेंट है और मेन इसके टारगेट है अर्बन वाले के। अब बात करते हैं हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइजीन की। Hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of disease. स्वच्छता से तात्पर्य उन स्थितियों और प्रथाओं से है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में क्या करती है, मदद करती है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है, पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन जैसे हैंड वॉश करना, बात करना और ओरल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता में हाथ धोना, नहाना, मुंह की साफ सफाई रखना। फूड हाइजीनिंग में क्लीन कुकिंग एंड ईटिंग प्रैक्टिसेस, खाद्य स्वच्छता में स्वच्छ खाना पकाना और स्वच्छ खाना खाने की आदत को डालना। एनवायरमेंटल हाइजीन में क्लीन लिविंग स्पेस एंड सराउंडिंग, पर्यावरणीय स्वच्छता का मतलब है स्वच्छ रहने की जो जगह है उसको, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको साफ सफाई में रखे। हाइजीन और सैनिटेशन दो एक वर्ड है, दोनों का अर्थ स्वच्छता होता है। हाइजीन की बात होती है पर्सनल से, यानी आप अपने आप को अगर साफ सफाई करते हो तो इसको हाइजीन कहोगे, और जब हम जगह की बात करते हैं, पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं, तब हम उसको कहेंगे सैनिटेशन। तो अगला अपना है हाइजीन के इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया एंड फ्लू। हैजा, दस्त और फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों के जोखिम को कम करना, क्योंकि अगर हाइजीन रहेंगे तो जो कम्युनिकेबल संक्रामक रोग है वह कम से कम हमें इफेक्ट कर पाएंगे। प्रमोट्स बेटर मेंटल वेलबींग एंड डिग्निटी, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा को ये बढ़ावा देता है। असेंशियल फॉर चाइल्ड एंड मेटरनल हेल्थ, शिशु और मातृ स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितना जल्दी एक शिशु बीमार होता है उतना जल्दी कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी इतनी सारी एंटीबॉडी नहीं बनी है। तो हाइजीन होने का मतलब है जो चाइल्ड और मेटरनल हेल्थ है उस पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और हाइजीन होने से उसको बीमारियों से बचाया जा सके। अब बात कर लेते हैं सैनिटेशन की। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। सैनिटेशन रेफर्स टू द सेफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सरेटा, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स एंड प्रॉपर सीवेज सिस्टम। स्वच्छता से तात्पर्य है मानव मल के सुरक्षित प्रबंधन से, जिसमें शौचालय और उचित सीवेज प्रणाली का क्या किया जाए, प्रावधान शामिल है। बेसिक सैनिटेशन, एक्सेस टू क्लीन सेफ टॉयलेट्स, यानी बुनियादी स्वच्छता में स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित करना। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, टॉयलेट्स कनेक्टेड टू सीवेज और सेप्टिक टैंक्स। उन्नत स्वच्छता का मतलब है सीवरेज और सेप्टिक टैंक से सभी के शौचालय क्या हो, जुड़े हुए हो। कम्युनिटी सैनिटेशन, पब्लिक और शेयर्ड टॉयलेट्स विद मेंटेनेंस सिस्टम्स। सामुदायिक स्वच्छता का मतलब है रख रखाव प्रणालियों वाले सार्वजनिक और जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनको एकदम साफ सफाई में रखना। नेक्स्ट है, ये सैनिटेशन के टाइप्स थे, सैनिटेशन के टाइप्स। अब बात करते हैं रोल इन डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट में क्या रोल है। इट प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब जैसे जल स्रोतों के प्रदूषण को ये रोकेगा, यानी कि अब जब आसपास की जो जगह है, जो शौचालय वगैरह है, जो पब्लिक प्लेसेज है, यदि वो साफ सफाई रहेगी तो जब बारिश होगी उनका पानी बहकर तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में जाएगा, तो वहाँ को भी वह क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, यानी कि प्रदूषित करेगा। तो यदि हमने ये जगह साफ कर दी तो यहाँ से सही पानी ही जाएगा और ये जो वाटर सोर्स है ये प्रदूषित नहीं होगा। तो ये जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकता है। प्रोटेक्ट्स वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज एंड वायलेंस, महिलाओं और बच्चों को बीमारियों और हिंसा से बचाता है। सपोर्ट्स हेल्दी इकोसिस्टम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और सतत विकास को ये बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सतत अपशिष्ट कचरा प्रबंधन क्या है। इट इन्वॉल्व्स द efficient and eco-friendly handling of
वेस्ट मटेरियल टू रिड्यूस देयर हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। इसमें अवशिष्ट पदार्थों का कुशल और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन शामिल है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनके हानिकारक प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। यानी कि हम कचरे का प्रबंधन इतनी इस तरीके से करें ताकि जो हमारा हेल्थ है उस पर भी इसके साइड इफेक्ट ना हो और जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी इसके साइड इफेक्ट ना हो। की प्रैक्टिस क्या है? सेग्रीगेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी पृथक किया जाए जो अवगठनीय है, जो गैर अवगठनीय है। यानी कि ऐसे कचरा जो अपने आप ही प्रकृति में क्या हो जाएंगे, जल्द ही अपघटित हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल है, उनको सेग्रीगेट किया जाए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग किया जाए। कंपोस्टिंग वेस्ट टू मैन्योर, खाद बनाना यानी कचरे से खाद बनाना, इसको मोटिवेट किया जाए कि हम कचरे से खाद बनाए जा सके ताकि उसको हम वापस यूज ले सके। और रिसाइकलिंग यानी रीयूज मटेरियल, यानी हम रिसाइकिल को, पुनर्चक्रण को मोटिवेट करें ताकि सामग्रियों का पुनः वापस क्या किया जा सके, उपयोग किया जाए। वेस्ट टू एनर्जी, पावर फ्रॉम वेस्ट, यानी अपशिष्ट से कचरा बनाए, कचरे से ऊर्जा बनाए, इस तरीके के प्लांट हमें बनाने चाहिए जहाँ पे वेस्ट से क्या बनाई जा सके, एनर्जी बनाई जा सके। बैन प्लास्टिक, रिड्यूस पोल्यूशन, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण क्या हो सके, कम से कम हो सके। यानी कि हमें पता है प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना बेहद नुकसानदायक है, तो उसको बैन किया जाए, उसको कम यूज में लिया जाए, उसकी जगह हमें बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज में लेने चाहिए। अब क्या चैलेंजेज है, इसके सामने चुनौतियां क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, जागरूकता का अभाव है और उचित पृथक्करण, अनुचित पृथक्करण है। यानी कि हम जागरूक तो बिल्कुल भी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ी है, ये तो काम किसका है, सरकार का है। तो ये जागरूकता की कमी है, हमारा नेशनल कैरेक्टर थोड़ा सा डाउन चला जाता है इस मामले में। और इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे कचरा डाला, हर तरीके का कचरा डाला, एक थैली बनाई, उसको एकदम बढ़िया 2-3 गांठ लगा के फिर उसको रख के आते हैं, तो वह सेग्रीगेट हो ही नहीं पाता। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। नीड फॉर ट्रेंड मैन पावर एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, प्रशिक्षित जनशक्ति या जो लोग काम करते हैं, इसके अंदर जो मैन पावर है उनका अभाव है और साथ ही में तकनीकी निवेश की बहुत आवश्यकता है। यानी कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कचरे के मैनेजमेंट के लिए, जो कि इंडिया अभी तक उसके लिए इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड की। अब आपके लिए खास अनाउंसमेंट कि हमने ऑलमोस्ट सारी क्लासेज अपलोड कर रखी है। अभी भी यदि कोई क्लास आपकी बाकी रह गई है तो आप हमें टाइम से कमेंट करके बताएं और साथ में एग्ज़ाम डेट ज़रूर लिखा करें। और अगर पेपर लिख सको नाम में तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पेपर माइनर में है या वैल्यू एडेड में है, एईसी में है, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन रहता है। एग्ज़ाम डेट ज़रूर आप उसमें मेंशन कर दिया करें कमेंट के साथ, ताकि हम आपको वो क्लास टाइम से प्रोवाइड करवा सकें। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन रूरल की, यानी ग्रामीण मिशन। तो ये डिटेल में आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड यूनिट ग्रामीण मिशन की ही है। द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण was launched by the government of India on 2nd October 2014 in honor of Mahatma Gandhi's vision of a clean India। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, या इसको SBMG भी कहते हैं, को महात्मा गांधी के स्वच्छता भारत के दृष्टिकोण के सम्मान में 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आज, इसके मुख्य उद्देश्य थे टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से समाप्त करना। टू प्रमोट सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, सुरक्षित स्वच्छता परंपराओं या प्रथाओं को बढ़ावा देना। टू बिल्ड ए क्लीन एंड हाइजीन रूरल इंडिया, एक स्वच्छ और स्वास्थ्यकर ग्रामीण भारत का निर्माण करना, कि साफ सुथरा भारत हो हमारा, ताकि लोग वहाँ घूमने भी आए, लोग अच्छे से उसको देखे भी और लोगों के मन में एक अच्छी इमेज क्रिएट हो। द मिशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेज, मिशन को 2 चरणों में क्रियान्वित किया गया। पहला फेज था 2014 से 2019 तक, 2014 टू 2019, फोकस्ड ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड अचीविंग ओडीएफ स्टेटस। पहला चरण जो कि 2014 से 19 तक चला, शौचालय निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का इसमें दर्जा प्राप्त करना केंद्रित था। सेकेंड फेज जो कि चला 2020 से 2024 तक, एम्ड एट ओडीएफ प्लस एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि पहले फेज में ओडीएफ करना था कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना था, दूसरे में ओडीएफ प्लस जो उसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है इस स्टेटस पे पहुंचना था। सेकंड जो चरण 20 से 2024 तक चला, ओडीएफ प्लस पर केंद्रित था और स्थिरता और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका क्या था, उद्देश्य था। बात करते हैं सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड्स 2014 से 2022, यानी सभी घरों में स्वच्छता कवरेज कितना है, 2014 से 2022 तक क्या प्रोग्रेस हुई है। सैनिटेशन स्टेटस इन 2014, ओनली 39% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स।
केवल 39% ग्रामीण परिवारों के पास ही व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा हुआ करती थी। कब? 2014 से पहले। ऑफन डेफिकेशन वाज ए कॉमन प्रैक्टिस लीडिंग टू वेस्ट बोर्न डिजीज, अनसेफ कंडीशंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और कंटेमिनेंट ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। खुले में शौच करना एक आम बात हुआ करती थी। 2014 तक खुले में जाना एक परंपरा थी कि सुबह सुबह लोटा पार्टी निकल लेती थी, तो वो एक आम बात थी जिसके कारण जल जनित बीमारियां फैलती थी, महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित स्थितियां बनती थी और जो हमारे पेयजल के स्रोत है वह प्रदूषित होते थे। ये 2014 के पहले की बातें थी। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स बाई 2022 2022 तक उपलब्धियां। गवर्नमेंट डेटा रिपोर्ट्स 100% कवरेज ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल हाउस होल्ड। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ग्रामीण घरों में 100% घरों में आज क्या है? शौचालय है। ओवर 10 करोड़ टॉयलेट वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विलेजेस, यानी गाँव में इस 2022 तक 2014 से 22 तक इन 8 सालों में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण किया गया। ऑल 6 लाख प्लस विलेजेज डिक्लेयर्ड ओडीएफ बाई अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 तक सभी 6 लाख से भी ज़्यादा गांवों को खुले में शौच मुक्त करना घोषित किया गया, यानी गांवों को ओडीएफ स्टेटस दिया गया। Additionally, this achievement aligned with the SDG target 6.2 effectively ending open defecation nationwide। इसके अतिरिक्त यह उपलब्धि सतत विकास लक्ष्य है जो कि 6.2 का जो लक्ष्य है अपना, यानी एसडीजी के जो गोल्स है उसमें जो 6.2 वाला गोल है उसके अकॉर्डिंग है अपना ये टारगेट, जिससे देश भर में खुले में शौच की प्रथा से क्या हुई? प्रभावी रूप से खत्म कर दी गई। यानी पहले लोग खुले में शौच करना एक आम प्रैक्टिस हुआ करती थी, बट अब 2022 तक ये अचीवमेंट हुआ कि लोगों के घरों में टॉयलेट है। 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट सरकार ने बनाए हैं। 6 लाख से ज़्यादा गाँवों को ओडीएफ स्टेटस दिया गया है और लगभग हर एक घर में क्या बना दिया है सरकार ने? टॉयलेट बना दिया, और ये हमारे एसडीजी टारगेट के भी अनुकूल है। इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूव्ड कवरेज। बेहतर कवरेज का क्या प्रभाव है? इम्प्रूव्ड रूरल हेल्थ आउटकम्स, डिक्लाइन इन डायरियल डिजीज। ग्रामीण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है। दस्त और हैजा जैसी बीमारियों में कमी आई है। इनहेंस्ड प्राइवेसी, सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए ये प्राइवेसी की बात हुई, उनके लिए सुरक्षा की बात हुई और सम्मान में वृद्धि करना जैसा हुआ था। आपने अगर एक मूवी भी देखी थी जो कि 2020 से पहले आई थी, 2018 के आसपास, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो आप उस मूवी को देखते हो तो वह भी कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन को आप उससे कनेक्ट कर पाओगे कि किस गाँव में किस तरीके से स्ट्रगल होते हैं। बेटर अटेंडेंस इन स्कूल्स स्पेशली अमंग गर्ल्स स्टूडेंट। स्कूलों में विशेष रूप से छात्राओं की उपस्थिति में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। बूस्ट इन बिहेवियरल चेंज थ्रू मास कैंपेनिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जन अभियानों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से व्यवहार में लोगों में परिवर्तन आया है। लोगों ने टॉयलेट को यूज में लेना एक अच्छी बात स्टार्ट कर दी और साथ ही में खुले में शौच जाना क्या कर दिया है? कम कर दिया है या खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस, यानी खुले में शौच मुक्त गांव। ओडीएफ क्या है? द टर्म ओडीएफ रेफर्स टू ए विलेज और ए कम्युनिटी वेयर। ओडीएफ शब्द से तात्पर्य ऐसे गांव या समुदाय से है जहां ऑल हाउस होल्ड्स एंड पब्लिक प्लेसेस हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स, जहां सभी घरों में सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की क्या हो? सुविधा हो, उसको ओडीएफ कहा जाएगा। देयर इज नो विजिबल फेसेस इन द ओपन एनीवेयर इन विलेज। गांव में कहीं भी खुले में मल दिखाई नहीं देता, यानी कहीं भी यहाँ पे कोई कर गया, यहाँ पे कोई कर गया, इस तरीके का दिखना बंद हो जाता है। दैट इज ओडीएफ। पीपल कंसिस्टेंटली यूज टॉयलेट्स एंड डू नॉट रिवर्ट टू ओपन डेफिकेशन। लोग नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करते हैं और खुले में शौच नहीं जाते हैं। ऐसा गाँव कौन सा गाँव कहा जाता है? ऐसा गाँव ओडीएफ विलेज कहा जाता है, यानी जिन्होंने खुले में शौच करना क्या कर दिया हो? बंद कर दिया हो। की पैरामीटर्स टू क्वालिटी एज ओडीएफ। ओडीएफ के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मुख्य मानदंड क्या है, यानी कि ओडीएफ कौन से विलेज को कहेंगे, कौन कौन से उसके पैरामीटर्स है? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, यानी शौचालय का निर्माण किया जाए। बिल्डिंग टॉयलेट्स इन हाउस होल्ड, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेज। घर में, विद्यालय में, सार्वजनिक जगहों पर सब जगह क्या हो? शौचालय का निर्माण हो। यूजेज ऑफ टॉयलेट्स, शौचालय का उपयोग किया जाए। कंस्ट्रक्शन इज नॉट एनफ, यानी हमने काम बना के रख दिया वह पर्याप्त नहीं है। यूजेज मस्ट बी रेगुलर एंड वेरीफाइड, उसका उपयोग नियमित होना चाहिए और इसको सत्यापित भी किया जाना चाहिए सरपंच के द्वारा या फिर जो भी ग्राम पंचायत है उसके द्वारा। इस तरीके के सर्वे होते हैं कि लोग टॉयलेट्स का यूज कर भी रहे हैं या सिर्फ बना के छोड़ रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। प्रॉपर डिस्पोजल, रिसाइकलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कचरे का सही निस्तारण किया जाए, पुनर्चक्रण किया जाए और उसका सही ढंग से मैनेज किया जाए। पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता बढ़ाई जाए। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस,
लोगों में स्वच्छता के महत्व को समझना चाहिए, यानी लोगों में इस तरीके की अवेयरनेस आए कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। इसका वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है? वेरिफिकेशन इज डन ऑन 2 स्टेज, 2 चरणों में होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय विलेज, या तो गांव खुद ही घोषणा कर दे कि हम ओडीएफ है, हम सारे पैरामीटर पूरे करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी सर्वे एंड वेरिफिकेशन बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीम्स, या फिर सरकार द्वारा नियुक्त टीमों द्वारा या थर्ड पार्टी के सर्वे के द्वारा इस तरीके का इनको सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि हाँ ये गांव ओडीएफ है। अब बात करते हैं ओडीएफ प्लस मॉडल की। ओडीएफ प्लस मॉडल, आफ्टर अचीविंग ओडीएफ स्टेटस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ओडीएफ प्लस टू मेक द गेन्स सस्टेनेबल। खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त करने के बाद सरकार ने इस लाभ को स्थायी बनाने के लिए ओडीएफ प्लस की क्या की थी? शुरुआत की थी। दिस वाज लॉन्च्ड अंडर फेज सेकेंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, यानी इसका ओडीएफ प्लस का जो शुरुआत है सरकार ने वो दूसरे चरण में किया था। पहले चरण में ओडीएफ का टारगेट था, दूसरे चरण ओडीएफ प्लस का। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओडीएफ प्लस, यानी इसका उद्देश्य क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड एंड लिक्विड, कचरा प्रबंधन हो, चाहे वो ठोस हो चाहे तरल हो, क्लीन पब्लिक प्लेसेज, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की सामुदायिक तौर पर सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो। की इंडिकेटर्स ऑफ ओडीएफ प्लस विलेज। ओडीएफ प्लस विलेज किसको कहेंगे? टॉयलेट फंक्शनलिटी एंड यूजेज, शौचालय की कार्यक्षमता हो और वह उपयोग में आ रहा हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस कचरा प्रबंधन किया जा रहा हो। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तरल कचरा प्रबंधन किया जा रहा हो। विजुअल क्लीनेस, साफ दिखने में भी साफ सफाई हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ कागजों में ही साफ सफाई है, विजिबल भी है साफ सफाई की हाँ वाकई में साफ है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, व्यवहार परिवर्तन संचार हो, यानी कि लोगों की आदतें चेंज रहे, लोगों का बिहेवियर चेंज हो सफाई के को लेकर। कम्युनिटी लेवल इंगेजमेंट, सामुदायिक स्तर की भागीदारी हो। सैनिटेशन इन इंस्टीट्यूशन, और जो भी संस्थाएं हैं उन सब में भी सैनिटेशन की बातें हो या वहाँ भी सैनिटेशन की प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सपोर्ट्स। अब सरकारी योजनाएं क्या है जो इसको सपोर्ट करती है? प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बीपीएल एंड एलिजिबल हाउस होल्ड। पहली बात तो जो बीपीएल परिवार है, जो पात्र परिवार है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वह अपने घर पे ये सैनिटेशन के लिए टॉयलेट वगैरह बिल्ड कर सके। इंट्रोड्यूस स्वच्छ ग्राहीज, सैनिटेशन मोटिवेटर्स इन विलेज। गांव में स्वच्छ ग्राही, इसको ऐसे लिख लो, स्वच्छ ग्राही। स्वच्छग्राही या स्वच्छता प्रेरकों की शुरुआत की जाए। स्वच्छग्राही क्या होता है? एक स्वयं सेवक होता है जो कि लोगों को मोटिवेट करता है साफ सफाई को लेकर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छग्राही क्या है? प्रमोटेड पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसा मॉडल को बढ़ावा दिया जाए, यानी दोनों ही सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें। रन मेजर कैंपेनिंग्स लाइक स्वच्छता ही सेवा एंड गंदगी मुक्त भारत। स्वच्छता ही सेवा और गंदगी मुक्त भारत जैसे अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटेशन की बातें कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटेशन की प्रैक्टिस से जुड़ सके। चैलेंजेज स्टिल रिमेनिंग, चुनौतियां अभी भी बाकी है। क्या? टॉयलेट्स यूजेज गैप्स इन सम ट्राइबल और रिमोट एरियाज, कुछ आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में शौचालयों के उपयोग में अंतर देखने को मिलता है। इश्यूज विद टॉयलेट मेंटेनेंस, लोगों में शौचालय के रखरखाव से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। वाटर स्केरसिटी अफेक्टिंग टॉयलेट यूज, पानी की कमी, जैसे राजस्थान जैसे एरिया में और ऊपर से रेगिस्तान जैसे एरिया में पानी की कमी है तो लोग टॉयलेट वैसे यूज नहीं करते क्योंकि पानी सर पे लाना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, तो वो टॉयलेट यूज कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इससे भी ये चीज़ें अफेक्ट होती है। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन रूरल वेस्ट मैनेजमेंट, और ग्रामीण अपशिष्ट कचरा प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता का क्या है? अभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड हमारी ऑलरेडी सेपरेटली अपलोडेड है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे जरूर विजिट किए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको ये यूनिट मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का, स्वच्छ भारत अर्बन, यानी कि अभी जो यूनिट सेकंड थी उसमें हमने ग्रामीण मिशन की बात करी थी कि स्वच्छ भारत का जो ग्रामीण वाला है, रूरल जो कंपोनेंट है उसको हमने देखा। अब हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, यानी जिसको हम SBMU भी कहते हैं, वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ है वो भी 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया था, यानी कि इसके दोनों कंपोनेंट एक साथ ही स्टार्ट किए गए थे, ग्रामीण और शहरी वाले। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है इसकी? टू मेक अर्बन इंडिया क्लीन, हाइजेनिक एंड ओपन डेफिकेशन फ्री, शहरी भारत को स्वच्छ बनाने, उसको स्वास्थ्यकर बनाना और खुले में शौच मुक्त बनाना इसका उद्देश्य था। फोकस एरिया क्या थे इसके? सैनिटेशन इंप्रूवमेंट हो,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो एंड बिहेवियरल चेंज अमंग सिटीजन्स। जो स्वच्छता सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था या फोकस एरिया था। साथ ही में जो ठोस कचरा प्रबंधन है उसको सही ढंग से, यानी ठोस को सही ढंग से मैनेज किया जाए, जो कचरा है जो ठोस में है, और नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी लोगों की आदतों में परिवर्तन लाना, ताकि वो सैनिटेशन को अपने व्यवहार में अडॉप्ट कर सके कि कचरा हमें नहीं फैलाना है। की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाना, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, ये इसकी विशेषता रही। 100% डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट का 100% घर घर से क्या करना, कलेक्शन करना, जो कि आज आप सुबह देखते भी हो जब वो गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, तो वो इसी की एक विशेषता है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना, उसको सही ढंग से निपटान करना, उसको वापस रिसाइकिल करना या फिर उसका रीयूज करना, ये सारा इसमें शामिल है। मैसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेनिंग्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान को चलाना। स्पेशल अटेंशन टुवार्ड्स स्लम एरियाज, अर्बन पुअर एंड वेलन्यूरेबल सेक्शंस, यानी कि जो मलिन बस्तियां हैं, जो शहरी गरीब क्षेत्र है और जो कमजोर वर्ग है, उन पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि उनके यहाँ पर ज़्यादातर हाइजेनिक या सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहती है। बात करते हैं इस अभियान की अचीवमेंट्स की, उपलब्धियां क्या रही है, तो आपके सामने क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि शहरी स्वच्छ भारत अभियान शहरी कब शुरू हुआ, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं और क्या इसमें अचीवमेंट है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनने वाला है। उपलब्धियों में देखते हैं, अर्बन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री बाय अक्टूबर 2 2019। 2 अक्टूबर 2019 तक शहरी भारत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया था कि यानी कि जो शहरी एरिया है वहां पर कोई खुले में शौच नहीं जाता। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 focuses on garbage free cities, sustainable sanitation, remediation of legacy waste dump sites। स्वच्छ भारत जो मिशन 2.0 है शहरी का, उसका फोकस था कचरा मुक्त शहर होना, स्थायी स्वच्छता को बनाए रखना और पुराने जो कचरा डंप स्थल है उनको सुधार करना, यानी इस लेगेसी को खत्म करना कि लोग वहाँ कचरा डाल रहे हैं। तो डंप एरिया को खत्म करना, शहर को कचरा मुक्त करना और जो हमने सैनिटेशन किया है उसको सस्टेन रखना, यानी उसको सतत रखना, स्थायी तौर पे अपनाना। अब है सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन refers to sanitation systems that are economically viable, social acceptable, technically appropriate, institutionally robust and एनवायरमेंटली फ्रेंडली ओवर द लॉन्ग टर्म। सतत स्वच्छता से तात्पर्य ऐसी स्वच्छता प्रणालियों से है जो दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो, तकनीकी रूप से उपयुक्त हो और संस्थागत रूप से मजबूत होने के साथ साथ पर्यावरण के क्या हो, अनुकूल हो। इस तरीके की प्रणाली को हम सस्टेनेबल सैनिटेशन कहते हैं। इसके मुख्य प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, प्रमुख सिद्धांत की। मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि एनवायरनमेंट पर जो प्रभाव है उसको कम से कम करें, यानी जो साइड इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे उसको कम से कम करें। प्रमोट रिसाइकलिंग एंड सेफ रीयूज ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाए और सुरक्षित पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट वाटर को रीयूजेबल बनाया जाए, कंपोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, और जो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे जैविक जो कचरा है उससे वापस क्या बनाई जाए, कंपोस्ट यानी खाद बनाई जाए। तो ये क्या है, रिसाइकिल है और रीयूज के एग्जाम्पल है। एंश्योर अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी, स्वच्छता सुविधाओं को स्वच्छता सुविधाओं तक किफ़ायती और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करें, यानी कि जो सैनिटेशन की जो चीज़ें हैं या यूँ कहे जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उनको क्या किया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि हर कोई की पहुंच में ये हो सके। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के जो मानक है उनको उच्च बनाए रखा जाए, यानी वो जो मानक है उनको एकदम सही ढंग से मेंटेन किया जाए ताकि उनको हम अचीव कर सके। इंटीग्रेट सैनिटेशन विद अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स कन्वर्सेशन, स्वच्छता को शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के साथ एकीकृत किया जाए, यानी कि जो हमारा सैनिटेशन का प्रोग्राम है उसको साथ में अर्बन प्लानिंग, ये शहरों की इस तरीके से प्लानिंग किया जाए कि उसमें से जो ये स्वच्छता वाली बात है वह बनी रहे। ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग कुछ और कर ले और कचरा ज़्यादा फैल जाए। साथ ही में हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है वह प्रॉपर हो और जो हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन है उसका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हम
सस्टेनेबल को भूल जाए। यानी कि पूरी बात यही है सस्टेनेबल सैनिटेशन की, कि हमें संसाधनों का इस तरीके से विदोहन करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह बच सके। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, महत्वपूर्ण घटक क्या है? एक्सेस टू सेफ टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन सर्विसेज, सुरक्षित शौचालयों और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच आसान करना ताकि हर किसी की सुलभ रहे ये चीज़ें। प्रॉपर कंटेनमेंट, एम्पिटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड रीयूज और डिस्पोजेबल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, मानव मल का उचित संग्रहण किया जाए, सही जगह पे उसको खाली किया जाए, परिवहन सही तरीके से हो, उपचार और उसका पुनः उपयोग या निपटान उसका प्रॉपर हो। अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू ड्राइव बिहेवियल चेंज टुवर्ड्स क्लीननेस एंड हाइजीन, स्वच्छता और सफाई के प्रति परिवर्तन लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए ताकि लोग स्वच्छता और हाइजीन जैसी चीज़ों के लिए प्रॉपर टाइम पे या सही कहे तो अवेयर रहे ताकि इन चीज़ों को वह सस्टेन कर सके। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल प्रबंधन, यानी कि जो हमारा वाटर जो गंदा जा रहा है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रेफर्स टू द कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल और रीयूज ऑफ यूज्ड वाटर जनरेटेड फ्रॉम हाउसहोल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। अपशिष्ट जल प्रबंधन से तात्पर्य है घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न प्रयुक्त जल संग्रहण, उसका सही उपचार, उसका सुरक्षित निपटान या उसका पुनः उपयोग से है। यानी कि जो घरों से, उद्योगों से और कमर्शियल एक्टिविटी से जो गंदा पानी निकलता है उसको सही ढंग से कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जाए, और यदि उसको डिस्पोज करना है तो उसका डिस्पोजल एकदम सेफली से होना चाहिए, और यदि इसको रीयूज किया जाए तो उसको रीयूजेबल बनाया जाए, उसको बोलते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। मेन स्टेप क्या क्या आते हैं इसमें? कलेक्शन, सबसे पहले आता है उस वाटर को कलेक्ट करना थ्रू ए वेल स्ट्रक्चर्ड सीवेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, उसका एक सुव्यवस्थित सीवरेज प्रणाली से कलेक्शन किया जाए। फिर आता है ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी यानी प्राथमिक उपचार में होगा रिमूवल ऑफ लार्ज सॉलिड्स, उसमें से जो बड़े बड़े ठोस पदार्थ है उनको हटाना। सेकेंड, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड स्टेज पे उसका कार्बनिक पदार्थों को हटाया जाना चाहिए ताकि जैविक उपचार के लिए उसको कार्बनिक जो भी पदार्थ है उसमें, यानी कि जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसका किया जाए ताकि ऑर्गेनिक चीज़ें उसमें से हट सके। फिर है टर्सरी में एडवांस्ड ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स। तृतीय उपचार में होगा कि पोषक तत्व और प्रदूषकों को हटाने के लिए उन्नत उपचार किया जाए ताकि वह पानी काम में लेने जैसा हो सके। फिर आता है रीयूज, ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और जो हमने ऐसा वाटर ट्रीट किया है तीनों लेयर पे, उस उपचारित जल का उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं, औद्योगिक उपयोग में कर सकते हैं, या भूजल पुनर्भरण के लिए उसको नीचे डायरेक्ट जमीन में उतार कर नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। फिर यदि हमें रिचार्ज नहीं करना है या फिर हमें वो वाटर ट्रीटमेंट उसका नहीं करना है, या फिर वो वाटर रीयूज नहीं हो सकता, तो हमें उसका क्या करना है? डिस्पोजल करना है कि वह वाटर किसी हमारी नदी में, तालाब में नहीं मिले, ताकि वरना वह प्रदूषित हो जाएगी। तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? डिस्पोजल करना पड़ेगा। तो सेफ रिलीज इनटू रिवर्स और द एनवायरनमेंट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित उपचार के बाद नदियों या पर्यावरण में उसको सुरक्षित रूप से छोड़ा जाना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट हमें गंदा पानी हमारे इन वाटर रिसोर्सेज में नहीं जाए, वह जाए तो ट्रीटमेंट के थ्रू जाए ताकि वह आगे प्रदूषण ना फैला सके। कॉमन टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज में लेते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए? सीवरेज या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज उपचार यंत्र जो कि आप बड़े बड़े शहरों में देखते हो। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, स्मॉल स्केल पर यानी विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियाँ। नेचुरल मेथड्स लाइक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, निर्मित आर्द्र भूमि जैसी प्राकृतिक विधियां भी आप में काम में ले सकते हो जिससे हम वेस्ट वाटर को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ठोस कचरा प्रबंधन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक कंट्रोल ऑफ द जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस कचरा प्रबंधन से तात्पर्य है कि ठोस कचरा के उत्पादन, भंडारण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और अंतिम निपटान के लिए व्यवस्थित तौर पे क्या करना? मैनेजमेंट करना या व्यवस्थित तौर पे उसको नियंत्रण करना। टाइप्स क्या क्या है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजर्डस। तीन तरीके के हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं। एक वो जो कि प्रकृति में बायोडिग्रेड हो जाते हैं यानी अपघटित हो जाते हैं, एक वो जो अपघटित नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और एक वो जो हैजर्ड्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो इन तीनों को हमें सेग्रीगेट करना। एक वो जैसे बायोडिग्रेडेबल में कौन से हो गए? ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड,
गार्डन वेस्ट यानी हमारा जो भोजन बगीचे कचरे, जो सब्जियों का कचरा वचरा होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास होते हैं। और हैजर्डस में क्या होते हैं, अवशिष्ट, जैव चिकित्सा, रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट एटसेट्रा, यानी कि बायोमेडिकल के कचरा हो गया, केमिकली हो गया, या इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट हो गया, ये हैजर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। मैनेजमेंट स्टेप्स क्या है, किस तरीके से मैनेज करेंगे? सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी जहाँ ये पैदा हो रहे हैं वहीं इनको क्या कर दिया जाए, सेग्रीगेट कर दिया जाए। वेट एंड ड्राई वेस्ट को, यानी गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग कर दिया जाए। डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, घर घर जाकर कचरे का संग्रहण करें और उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाए। फिर आता है प्रोसेसिंग, यानी कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग और एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट। उसको कचरे से खाद बनाया जाए, या फिर उसको रिसाइकिल किया जाए, या फिर उससे एनर्जी प्राप्त की जाए। सेफ डिस्पोजल ऑफ नॉन रिसाइकलेबल रेजिडुअल वेस्ट इन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स, पुनर्चक्रण योग्य न होने वाले कचरे को क्या किया जाए, ऐसे लैंडफिल जहाँ पे हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको डिस्पोज करते हैं, उन लैंडफिल्स में उसको छोड़ा जाना चाहिए ताकि उसका सेफली क्या हो सके, डिस्पोजल हो सके। अब आते हैं गार्बेज फ्री सिटीज की तरफ। कचरा मुक्त शहर कौन से होंगे? ए गार्बेज फ्री सिटी इज ए सिटी दैट मेंटेन्स क्लीननेस बाय इंश्योरिंग, यानी कि वो सिटी कचरा मुक्त सिटी कही जाएगी जो 100% सेग्रीगेशन ऑफ वाट वेस्ट एट सोर्स, जो स्रोत पे ही कचरे का 100% पृथक्करण करती है, यानी कि ठोस को अलग करती है, गिल्ले को अलग करती है, सूखे को अलग करती है। नेक्स्ट, 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल जनरेटेड वेस्ट, सभी उत्पन्न कचरे का वह 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण करती है। नो विजिबल गार्बेज ऑन स्ट्रीट्स और पब्लिक स्पेसेस, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कोई कचरा दिखाई नहीं देता हो जहाँ पे। रेमिडिएशन, यानी क्लीनिंग ऑफ ओल्ड वेस्ट डंप साइट्स, लिगेसी वेस्ट, पुराने कचरा स्थान है या जो डंपिंग एरियाज है उनका सही ढंग से क्या करना, उनको सही ढंग से रेमिडिएट करना, उनको क्लीन करना, और वहाँ पे इस तरीके की प्रैक्टिस डेवलप करना कि लोग वहाँ पे और कचरा ना डालें। इंडिकेटर्स फॉर गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन, अब कौन से शहर को ये कचरा मुक्त शहर का सर्टिफिकेट मिलता है, क्या इंडिकेटर्स है? पहला है 100% डोर टू डोर कलेक्शन, जहाँ पे 100% घर घर जाकर कचरा कलेक्ट किया जाता हो। 100% साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग, जहाँ 100% वैज्ञानिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण होता हो। क्लीन स्ट्रीट, मार्केट्स एंड पब्लिक प्लेसेस, जहाँ की सड़कें साफ सुथरी है, बाजार साफ सुथरा है, वहाँ के सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे हैं। सिटीजन अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, नागरिक जागरूकता है और भागीदारी भी है कि वो भी इसमें भागीदार बन रहे हैं शहर को साफ रखने में, तो ऐसी सिटी को हम गार्बेज फ्री सिटी कह सकते हैं, या ये गार्बेज फ्री सिटी होने के इंडिकेटर्स है। एक सक्सेसफुल एग्जांपल है इंडिया में इंदौर, मध्य प्रदेश, जो कि हर बार इंडिया में मोस्ट क्लीनेस्ट या मोस्ट क्लीन सिटी के अंदर अपने आप को सबसे ऊपर ही रखता है। तो इंदौर, अगर कोई आप इंदौर गए हुए भी हो, आप देखते भी हो कि वहाँ पे बहुत ही सही ढंग से इसका मैनेजमेंट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। अगर यूनिट 4 का आप डिटेल क्लास देखना चाहते हो तो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं 4th यूनिट में प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंज की, क्या संभावनाएं हैं और क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। पहले बात करते हैं प्रोस्पेक्ट्स की, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज भी कहते हैं। रिड्यूस्ड डिजीज एंड बेटर हाइजीन, यदि हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमारियां कम होंगी और हमारा जो स्वास्थ्य है या स्वच्छता है वो बेहतर हो पाएगी। क्लीनर सिटीज विथ इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज, बेहतर सुविधाओं के साथ साफ सुथरे हमारे शहर बनेंगे। ग्रेटर अवेयरनेस फॉर क्लीनेस, स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूकता विकसित होगी। मोर जॉब्स इन सैनिटेशन सेक्टर, स्वच्छता क्षेत्र में अधिक नौकरियां विकसित होगी, ऐसी हमारे संभावनाएं हैं, क्योंकि आज हम अगर सफाई पे ध्यान देंगे तो हमें कई तरीके की जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इस सेक्टर में ये भी अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्रीज सपोर्ट वाया CSR और PP, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या सामाजिक निजी भागीदारी के माध्यम से उद्योगों का समर्थन मिलेगा, यानी कि एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके माध्यम से भी स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है। और PPP मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से भी हो सकता है। बूस्ट टू स्मार्ट सिटी सक्सेस, जो हमारे स्मार्ट शहरों की कल्पना है उसको सफलता में यह बढ़ावा मिल सकता है। लेस पॉल्यूशन थ्रू वेस्ट कंट्रोल, अपशिष्ट नियंत्रण से प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि जब हम सही ढंग से कचरे का निपटान करेंगे तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। फिर आता है इम्प्रूव्ड ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया, यानी
अपनी जो भारत की वैश्विक छवि है कि भारत गंदा शहर है या नहीं है, तो इस तरीके की जो हमारी छवि है, यदि हम साफ-सुथरे होंगे, जैसे आज हम अपने आप को यूरोपीय कंट्री से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ की जो सिटी जब बहुत क्लीन है, तो इंडिया की भी ग्लोबल लेवल पे छवि क्या होगी, सुधरेगी। अब हमारे सामने इतना सब होने के बाद भी चैलेंज है, कुछ चुनौतियाँ हैं। क्या-क्या हमारे पास चुनौतियाँ हैं? पहला है मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड वेस्ट फैसिलिटीज़ इज़ टफ। शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों का रख-रखाव बहुत कठिन है। ओल्ड हैबिट्स हिंडर क्लीनेंस। पुरानी आदतें हमारी स्वच्छता में बाधा डालती है, क्योंकि हम जैसे अगर ये डस्टबिन का डब्बा है, तो हम इस डस्टबिन में ही डस्ट नहीं डाल के आएँगे, यानी कचरा नहीं डाल के आएँगे, हम यहाँ से थ्रो करेंगे। अब इसमें या तो इसमें पड़ेगा या इसके बाहर रहेगा। तो जो भी डस्टबिन का कचरा होता है उसके बाहर एक ढेर लगा हुआ होता है, तो नगर पालिका भी वैसी है और हम भी वैसे हैं। ना वो सुधरने का नाम लेंगे, ना हम सुधरने का नाम लेंगे, तो हमारी ये जो आदत है, ये भी हमारे कहीं न कहीं स्वच्छता में बाधा डालती है। फोकस ऑन नंबर्स हर्ट्स यूटिलिटी, यानी हम आंकड़ों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे हमारी गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी कि आज हमने ये तो कहा कि 2022 तक 100% हमने अ, सबके घरों में टॉयलेट बना दिया है, 6 लाख से प्लस गाँवों में हमने शौचालय बना दिया है, लेकिन आप अगर धरातल पे उतरोगे तो कहीं न कहीं आप पाओगे कि अभी भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ पड़ी है। स्लम्स एंड विलेजेस फेस स्पेस इश्यू, जो हमारी झुग्गी-झोपड़ियाँ है, जो गाँव है, वहाँ पे जगह की समस्या है। यानी विलेज तो क्या है, जगह की समस्या है, यहाँ पे अर्बन की बात करो, अर्बन फेस स्पेस इश्यू, गाँव में तो खूब जगह है, शहरों में है। फंड्स आर इनसफिशिएंट, धन की कमी, हमारे पास पैसों की कमी है। हमारे पास इन मीन्स सरकार के पास भी है, क्योंकि बहुत बड़ा बजट इसके लिए चाहिए होता है, जो हमारे पास बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता है। लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। मॉनिटरिंग इज़ वीक, हमारी निगरानी कमज़ोर है। लीगेसी वेस्ट हिल्स अप, विरासत में मिला कचरा क्या करता है, एक जगह जमा होता जा रहा है। यानी हम जैसे बाइक से भी जाएँगे तो हम ऐसी जगह पे कचरा डालेंगे जहाँ पे रोज़ हर कोई कचरा डाल रहा है, तो धीरे-धीरे वो एरिया डंपिंग लैंड बन जाएगा। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम अभी प्रॉपर वे में स्वच्छता को लागू नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन, यानी दृष्टिकोण और धारणाएँ क्या-क्या हैं। एटीट्यूड्स रेफर्स टू पीपल्स फीलिंग्स, बिलीफ्स एंड प्रीडिस प्रीडिस्पोजिशंस टुवर्ड्स क्लीननेस एंड सैनिटेशन। दृष्टिकोण से तात्पर्य हुआ कि स्वच्छता एवं सफाई के प्रति लोगों की भावना क्या है, उनके विश्वास क्या है और उनके पूर्वाग्रह क्या है, नहीं कि वो पहले से ही क्या सोचते हैं उसको लेकर। जबकि परसेप्शंस क्या होते हैं, रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स व्यू एंड इंटरप्रेट सैनिटेशन इनिशिएटिव्स लाइक द स्वच्छ भारत मिशन। जबकि धारणाओं से तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वच्छ भारत मिशन जैसी स्वच्छता पहलों को किस प्रकार देखते हैं और उनकी किस तरीके से व्याख्या करते हैं। की पॉइंट्स क्या है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, सैनिटेशन सीन एज लो प्रायोरिटी, यानी स्वच्छता को कम प्राथमिकता दी गई है। सेकंड, इनर्शिया, ओपन डिफिकेशन कंटिन्यू डिस्पाइट टॉयलेट्स, यानी जड़ता है, लोगों में जा नहीं रही, शौचालय के बावजूद खुले में शौच जारी हो रहा है। क्योंकि कई लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे कि यार वो बोलते हैं मेरा तो यार टॉयलेट में दम घुटता है, खुले में ही मजा आता है। तो ये एक जड़ता है हमारे अंदर, टॉयलेट होने के बावजूद भी खुले में शौच करना उनकी एक आदत है। फिर है स्टिग्मा, लिंक्ड टू पावर लोअर कास्ट लेक्ड डिग्निटी, यानी कलंक के जो नीची वाली जातियां है बस उन्हीं से जुड़ा हुआ माना जाता है कि सफाई का काम उन्हीं का ही है, तो एक गरिमा का अभाव है। यदि उनको हम थोड़ा अपर ऊपर उठाएंगे और उनको एक स्टेटस मिलेगा, तब ये काम भी क्या होगा, स्टेटसफुल होगा। ट्रेंड्स, पॉजिटिव शिफ्ट अमंग यूथ वुमेन एंड अर्बन एरियाज, रुझान युवाओं, महिलाओं और शहरी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव जरूर आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स लाइक सेलिब्रिटीज, लीडर्स, एनजीओज स्प्रेड एटीट्यूड्स, प्रभावशाली व्यक्तित्व हुआ, मशहूर हस्तियां हुई, नेता हुए, गैर सहकारी संगठन हुए, ये हमारे दृष्टिकोण को आकार दे रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि इनके जो कैंपेनिंग्स होते हैं उसमें एक सेलिब्रिटी जरूर होता है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वह नेता राजनीति का हो, या फिर कोई वह उद्योग से हो, कहीं से भी हो, तो ये इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं ताकि लोगों का एटीट्यूड बदल सके। ओनरशिप, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रूव्ड अपकीप, स्वामित्व यानी सामुदायिक भागीदारी में रख रखाव में सुधार किया जाए। सुधार किया भी है, क्योंकि जो हमारे पब्लिक पैलेसेज है, लोगों में ऐसा लगा कि ये हमारी पैलेस है, तो इस तरीके का अभी लोगों में रुझान आ भी रहा है। ऑपरेशनल इश्यू क्या है, यानी इसको परिचालन जब हम कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे पास क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं या क्या क्या चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट टॉयलेट्स, सीवेज, वेस्ट व्हीकल्स। बुनियादी ढांचा हमारा कमजोर है, हमारे पास अपर्याप्त शौचालय है, सीवेज हमारे पास अपर्याप्त है, और अवशिष्ट वाहन यानी जो गाड़ी वाली जो कचरे वाली गाड़ी है, जिनको हम थोड़ा सा हाईटेक गाड़ियां कहना चाहे, तो वह उनकी हमारे पास कमी है। मेंटेनेंस फैसिलिटीज
नेग्लेक्टेड पुअर अपकीप, रख रखाव थोड़ा कम है, सुविधाओं की अपेक्षा से उपेक्षा होती है और खराब रख रखाव किया जाता है। जो भी पब्लिक टॉयलेट है उसकी हालत इतनी गंदी आपको देखने को मिलती है, तो मेंटेनेंस उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमजोर है। सर्विस गैप्स, इरेगुलर कलेक्शन, वीक ग्रीवेंसेस सिस्टम, सेवा में कमी है, कलेक्शन टाइम पे नहीं हो पा रहा है। साथ ही में जो अगर आप कोई शिकायत करते भी हो तो उसका रिड्रेसल यानी उसका समाधान बहुत ही लेट होता है, तो हमारा ग्रीवेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। टेक्निकल इश्यू है, लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, लैक ऑफ वाटर एंड ड्रेनेज, तकनीकी समस्याएं हमेशा जुड़ी हुई रहती है। अगर कोई टॉयलेट वगैरह पब्लिक आपको बनता भी है तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी पुअर है, उसमें ना तो पानी का निकासी होता है, वहीं अंदर ही पूरा का पूरा भर जाता है। तो इस तरीके की कंटेंट आप देखते भी हो, तो ये इश्यू हमारे सामने रहता है। फिर है स्किल शॉर्टेज, फ्यू ट्रेंड वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स, कौशल की कमी है, कम ही हमारे पास प्रशिक्षित श्रमिक है और पेशेवरों की तो बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये ऑपरेशनल इश्यू है। फाइनेंशियल इश्यू क्या है? पहली बात, ऐसा मिशन हाई कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट होती है। एक्सपेंसिव टॉयलेट्स एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो गांव जैसे हैं जहाँ पे शौचालय महंगे फील होते हैं, और जो हमारे सीवरेज जैसे सिस्टम है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वो तो और भी ज़्यादा महंगे होते हैं। ओ एंड एम बर्डन, यानी कि ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट जो बर्डन है, यानी इसको चलाना भी है और उसको मेंटेन भी करना, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग बर्डन होता है लोगों पे, ऑनगोइंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और कई तरीके के रख रखाव करते टाइम खर्चे भी होते हैं। रेवेन्यू इश्यूज होता है बहुत तरीके का, वीक इनकम फ्रॉम सैनिटेशन सर्विसेज। अब राजस्व संबंधी समस्या या आय संबंधी समस्या क्या होती है कि जो स्वच्छता सेवाएं दे भी रहा है तो उसकी इनकम कम है, तो वह इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। ग्रांट डिपेंडेंस, रिलायंस ऑन गवर्नमेंट फंड्स, वीक लोकल रेवेन्यू, यानी अनुदान पर जब बहुत ज़्यादा निर्भरता है, कि सरकारी धन पर ही निर्भरता बनी हुई है, कि सरकार पैसा देगी तब हम कुछ करेंगे, यानी कि जो हमारा लोकल फंड है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। तो टोटल की तो है पूरी की पूरी, जैसे नगर पालिका भी है तो ये भी सरकार पे डिपेंडेंट है, कि सरकार बजट देगी तो हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, तो डिपेंडेंस ज़्यादा है। प्राइवेट हेजिटेशन, लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू रिस्क और रिटर्न, निजी लोग हिचकिचाते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करे या कि नहीं करे, क्योंकि जोखिम ज़्यादा है, लाभ कम है, इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है। मिस मैनेजमेंट, फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्जन एंड पुअर ट्रांसपेरेंसी, यानी कुप्रबंधन इसका अच्छा नहीं है, धन का दुरुपयोग होता है और इसमें पारदर्शिता भी कम है, यानी कि आप जो कर रहे हो लोगों तक वह चीज़ें पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब यहाँ पे करप्शन की बातें करना चाह रहा है, कि मैनेजमेंट इसका प्रॉपर नहीं है। बात करें की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अंडर स्वच्छ भारत मिशन, अब इसकी मॉनिटरिंग यानी इसकी निगरानी किस तरीके से की जाती है वो देख लेते हैं। MIS सिस्टम यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम डिजिटल डेटा एंड रिपोर्टिंग, ऑन द स्पॉट डिजिटल डेटा लिए जाते हैं, रिपोर्टिंग करवाई जाती है। थर्ड पार्टी चेक्स, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जैसे ODF हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, थर्ड पार्टी से सर्वे करवा के स्वतंत्र तौर पे सर्टिफिकेशन दिलवाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण यानी एनुअल सिटी क्लीनेस रैंकिंग, यानी हर साल शहरों को स्वच्छता रैंकिंग दी जाती है, जिसमें कई सालों से इंदौर ही आगे आ रहा है, तो कोई दूसरा शहर ट्राई ही नहीं कर रहा। तो ये हालांकि वो एक मैं क्रिटिकली वे में बोल रहा हूँ, बट ये इसमें किया जाता है कि मॉनिटरिंग इस तरीके से भी करवाई जा रही है कि हर साल स्वच्छता सिटियों की रैंकिंग जारी की जाती है। एप्स एंड डैशबोर्ड्स, सिटीजन रिपोर्टिंग ऑन इश्यूज, यानी ऐप बनाए हुए हैं, कई तरीके के पोर्टल बनाए हुए हैं कि जो भी नागरिकों को समस्या है वह उस पर रिपोर्ट कर सके, कंप्लेन कर सके। जियो टैगिंग व्हीकल्स, टॉयलेट्स हुए, प्लांट्स हुए, मैप्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी, उनमें जियो टैगिंग लगाई जाइए ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे कि कहाँ तक काम पहुंच रहा है, ताकि ट्रैकिंग उसकी प्रॉपर हो सके। सुपरविजन स्ट्रेटेजी, अब इसमें पर्यवेक्षण के लिए क्या रणनीतियां है, यानी किस तरीके से इसमें निगरानी के लिए रणनीति बनाई गई है। पहले टास्क फोर्स बनाई हुई है सुपरविजन एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई हुई है। इंस्पेक्शन इसका होता है, फील्ड विजिट एंड सरप्राइज चेक्स, यानी अचानक ही आकस्मिक जांच की जाती है और फील्ड विजिट की जाती है, देखे जाए कि जो रिपोर्टिंग की है कि इतनी सफाई हो भी रही है या नहीं हो रही। इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, यानी प्रोत्साहन और कार्य निष्पादन से संबंधित पुरस्कार देना या दंड देना, अच्छा काम करने पे उसको रिवॉर्ड दिया जाता है और अगर गड़बड़ है काम में तो पेनल्टी भी लगाई जाती है। कम्युनिटी मॉनिटरिंग, सिटीजन्स इंगेज्ड इन ओवरसाइट, सामुदायिक निगरानी रखना, निरीक्षण में लगे नागरिकों द्वारा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सामुदायिक लामबंदी क्या है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ engaging and motivating people at the local level to participate actively in sanitation efforts,
सामुदायिक लामबंदी स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वच्छता प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने की क्या है प्रक्रिया है कि लोग सक्रिय रूप से इन जैसे जो सैनिटेशन के प्रोग्राम्स हैं इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेंट करते रहे। इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है इसका? असेंशियल फॉर बिहेवियरल चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, व्यवहार परिवर्तन के लिए और स्थिरता के लिए अति आवश्यक है ये सब। एम्पावर्स लोकल कम्युनिटीज टू टेक ओनरशिप ऑफ सैनिटेशन एक्टिविटीज, सामुदायिक समुदायों को स्थानीय समुदायों को स्वच्छता गतिविधियों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाया जाए। इनकी जो लोकल एम्पावर्ड है कम्युनिटीज़ है उनको एम्पावर किया जाए जो लोकल कम्युनिटीज़ है, ताकि वह सैनिटेशन एक्टिविटीज़ को अपने अंडर ले सके, ओनरशिप उनकी हो सके, ताकि वह इसको अच्छे से करवा सके काम को। की स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए? अवेयरनेस ड्राइव्स, स्ट्रीट प्लेज, रैलीज, डोर टू डोर आउटरीच, यानी जागरूकता अभियान चलाई जाए, नुक्कड़ नाटक किए जाए, रैलियाँ निकाली जाए, घर घर जाकर प्रचार किया जाए। स्कूल प्रोग्राम्स के थ्रू चिल्ड्रन एज चेंज एजेंट्स, स्कूल कार्यक्रम के थ्रू बच्चे परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल में ही ये चीज़ें सिखाएं बच्चों को तो बच्चा इन चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से करता है फॉलो, या फिर यूँ कहे कि बच्चा सफ़ेद मन का होता है, वह उसके मन में डाल दिया जाता है कि कचरा नहीं फैलाना है, तो वो जब तक रहेगा डिसिप्लिन में ही रहेगा। वुमेन्स रोल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्प्रेडिंग सैनिटेशन अवेयरनेस, यानी महिलाओं की भूमिका है जो स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वच्छता जागरूकता फैला रही है। लोकल लीडर्स बनाए जाए, विलेज हेड एंड काउंसिलर्स मोटिवेटिंग, स्थानीय नेता बनाए जाए, ग्राम प्रधान और पार्षद प्रेरित कर रहे हैं कि यानी लोकल लेवल पे जो लोकल लीडर्स है वो सैनिटेशन को प्रभावित करे या यूँ कहीं मोटिवेट करे। रिवॉर्ड स्कीम्स, अवार्ड्स फॉर क्लीन कम्युनिटीज, पुरस्कार योजनाएं कि जो समुदाय साफ है उनको पुरस्कार दिया जाए ताकि उनसे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी अपने आप को सैनिटेड रखें। सैनिटेशन कमेटी बनी जाए, RWAs और लोकल ग्रुप मैनेजिंग फैसिलिटी, यानी स्वच्छता समितियां बनी जाए, जैसे आवासीय कल्याण समितियां और स्थानीय समूह सुविधाओं का प्रबंध कर रहे हैं उस हिसाब से, यानी कि लोकल कमेटीज बनाई जाए सैनिटेशन के लिए, रिवॉर्ड स्कीम लाई जाए, लोकल लीडर्स बनाए जाए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, स्कूल में ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए और अवेयरनेस जैसी ड्राइव चलाई जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो इसके बारे में। तो मैं आपको एक बार फिर ये कहूँगा कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अपलोड कर रखे हैं, यूनिट वाइज डिटेल क्लासेस भी अपलोड है जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आप दे रहे हो। बस आप ही के लिए मैंने एक वन शॉट क्लास और लाने की कोशिश करी कि एक जगह भी इन सारी चीज़ों को ला सकूँ, लेकिन यहाँ पे हमने समराइज वे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस क्लास के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने चाहिए और सेपरेट हर यूनिट की क्लास भी देख लेनी चाहिए, ताकि आपका ये स्वच्छ भारत वाला पेपर है बहुत अच्छे से आपका हो सके। हमारी तरफ से आपको यही कहना है, और यहाँ तक आपने वीडियो पे साथ दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से, करियर एजुनेस्ट की ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, बहुत अच्छे से आप मार्क्स लेके आए, और एग्ज़ाम होने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो ने आपकी किस तरीके से मदद करी। हमारे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।